मैं रागिनी शर्मा किए गए प्रॉमिस के साथ थर्ड पार्ट फेडरलिज्म का टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये टॉपिक ऐसा है जो हमारे रेलवे से रिलेटेड एग्जाम है, भर्ती से रिलेटेड एग्जाम है, इसमें क्वेश्चन कवर करता है। इसीलिए मैंने कहा था ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिहाफ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? Decentralization means taking the power from central government and state government and providing these power to the local bodies। ठीक है, यानी जो लोकल बॉडीज हैं उनको जो है कुछ पावर्स दे दी गई। इट्स ओके। तो ये क्या है? ये है थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स taking the power from state government and central government and providing the powers to the local bodies। अब इसका रीजन क्या है, क्या जरूरत पड़ी? तो भाई जो एनसीईआरटी कहती है वो एनसीईआरटी ये कहती है कि एक तो नंबर बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, फिर रेगुलर गवर्नमेंट उस पर वॉच आउट कर सके ये भी इम्पॉसिबल है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, तो ये हमारे रीजंस हो जाते हैं कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है। तो लोकल अच्छा किया क्यों जा रहा है? डेमोक्रेसी को और डेप्थ तक ले जाने के लिए। डेमोक्रेसी क्या थी? डेमोक्रेसी ये थी रूल बाय द पीपल। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, है ना, तो वो ही है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन करने का मेन इशू ये है टू मेक द लोकल पीपल इन्वॉल्वमेंट इन द फीलिंग ऑफ डेमोक्रेसी। लोग इन्वॉल्व हो जाएं। क्यों इन्वॉल्व हो जाएं? बिकॉज द लोकल बॉडीज नो द ओरिजिनल प्रॉब्लम्स। भाई जो जहाँ रहता है वहाँ की प्रॉब्लम को वही जानता है। ठीक है, तो इसीलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट है। लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम मैंने आपको क्लियर कर लिया। बेटर आइडियाज। ठीक, बेटर आइडिया क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ ना मेरी प्रॉब्लम क्या है, आप जानते हो आपकी प्रॉब्लम क्या है। कोई बाहर से आकर उसका कुछ देर में सर्वे करके क्या एग्जैक्ट कैलकुलेशन तक पहुंच सकता है? इस बात को आप ऐसे समझिए, आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम है वो आप फैमिली मेंबर्स जानोगे, आपको समझ में आएंगी। सडन कोई बाहर से आ जाए, कोई रिलेटिव आ जाए और वो ऐसे ही कुछ एज्यूम कर ले, उससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? बेटर आइडियाज। दे नो वेयर दे नीड मनी, वेयर द मनी शुड बी स्पेंड। उन्हें पता है कि कहाँ पैसा खर्च करें। अच्छा, इनके पैसे की बात की जाती है। वेयर दे गेट मनी? दे गेट मनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में इसको अमेंडेड किया गया था। ठीक, अब इसके बारे में बोला किसने, किसका आइडिया था? तो ये बीएल मेहता कमेटी थी। बीएल मेहता कमेटी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। कहाँ पर है इसका डिस्क्रिप्शन? तो आर्टिकल 243 अकॉर्डिंग टू द 43th चेंज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस पार्ट इज डिस्क्राइब्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन बुक। यानी कि हमारे संविधान के 243 अनुच्छेद में 43वें संशोधन के आधार पर ग्राम पंचायत के बारे में या लोकल बॉडीज के बारे में कहा गया है। मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 पार्ट्स हैं, तो इसका जो 11th पार्ट है और जो 12th पार्ट है वो इसी पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कहते हैं तो जो हमारी ये डिसेंट्रलाइजेशन में जो फॉर्मेशन होता है वो 2 लेवल पे होता है। एक होता है हमारा कौन सा? रूरल एरिया। दूसरा होता है हमारा अर्बन एरिया, दैट इज पार्ट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। ये आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप अपने एरिया को कैलकुलेट करो कि आप किस एरिया का पार्ट हो। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच मेक लोकल बॉडीज स्ट्रॉन्गर? कौन से फैक्टर हैं जो इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? तो सबसे जो अच्छा प्रोसेस है
वो ये है कि इसको कुछ अथॉरिटीज दी गई हैं। भाई अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज को मैंडेटरी कर दिया गया है तो कर दिया गया है, उसे फॉलो करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रूलिंग गवर्नमेंट की। तो क्या चीजें हैं इसमें? सबसे बड़ी बात कही गई है रेगुलर इलेक्शन। इलेक्शन रेगुलर होना चाहिए, 5 इयर्स के गैप पर होना चाहिए, और इसमें इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 21 इयर्स। ठीक है, सो द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन इज 21 इयर्स। और ये 21 इयर्स जो है ये हमारी किसमें आ जाती है? पंचायती राज में। तो जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी मिनिमम एज जो कही गई है इसमें दैट इज 21 इयर्स। सीट्स आर रिजर्व्ड, सीट्स रिजर्व्ड हैं। अब इसमें जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो 2 तरीके से है। फर्स्ट फॉर द वुमेन्स, सेकेंड फॉर अकॉर्डिंग टू कास्ट, SC, OBC, ST। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन्स, ये वुमेन्स के लिए रिजर्व हैं। बाकी जो सीटें हैं वो SC, OBC, ST के लिए रिजर्व्ड हैं, लेकिन उनमें भी 1/3 सीटें जो हैं वो हमारे वुमेन्स के लिए रिजर्व हैं। अच्छा एक बात और, इसमें इलेक्शन हेल्ड कौन करवाता है? तो इसमें इलेक्शन हेल्ड करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, एवरी 5 ईयर पर ही होता है। ठीक, अब इसको पावर और रिवेन्यू, इसको पावर कौन दे रहा है? तो मैंने आपको बताया जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, रिवेन्यू भी इसे स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। अब इसके बाद देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में भी इंडिया का जो पार्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आ जाता है हमारा रूरल एरिया और अर्बन एरिया। रूरल एरिया का जो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा वो 11th पार्ट में मिलेगा। किसके 11th पार्ट में? कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका कहाँ मिलेगा? 12th पार्ट में मिलेगा। अब अगर हम रूरल एरिया को देखते हैं तो रूरल एरिया दैट इज नोन एज पंचायती राज। पंचायती राज बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, पंचायती राज थोड़ा डिटेल्ड में हो जाता है, जबकि हमारा जो अर्बन एरिया वाला है यहाँ पे इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है जितना पंचायती राज में। अब पंचायती राज में भी 3 टायर्स हैं, 3 लेवल्स हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद समिति। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है ये क्या है? ये मान लो एक गांव की स्टडी है। ग्राम पंचायत आपको एक विलेज में मिलेगी। इसमें जो अडल्ट्स हैं वो बनाएंगे पंच। अडल्ट मिलके डिसाइड कर लेंगे, वो पंच बनाएंगे, और इनके सपोर्ट में या ये कहें इनके साथ होता है सरपंच। एक पंच और सरपंच, जो इनकी टीम होती है उसके जो मेंबर्स हैं वो हो गए हमारा सरपंच। ठीक है, अब जो हमारा रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू रूल, इनकी 2 और 3 टाइम्स मीटिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर जो है, यानी जो इससे ऊपर है वो है पंचायत समिति। ठीक है, इसको कहाँ देखा जाएगा? इसको देखा जाएगा ब्लॉक में। ठीक, ये विलेज में, ये ब्लॉक में। यहाँ पर जो हेड हो जाएगा वो भी हमारा चेयरपर्सन ही हो जाएगा, है ना, पंचायत समिति चेयरपर्सन। और इसके ऊपर होता है जिला परिषद। जिला परिषद का जो हेड है वो चेयरपर्सन है। अब जिला परिषद क्या करेगा? ये हो जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। भाई ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो ये किसको वॉच आउट करेगा? ये समिति को करेगा। समिति किसे करेगी? विलेज को करेगी। किसको? ग्राम पंचायत को। तो क्या हुआ? इन्हें जो ऑर्डर मिला वो इन्होंने इन्हें पास कर दिया, इन्हें जो ऑर्डर मिला इन्हें पास कर दिया। यानी कहीं ना कहीं जो वर्क वाला पार्ट है वो ये है, ये इसे वॉच करेगा, ये इसे वॉच करेगा। अच्छा, अब ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो इसको सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने सजेस्ट किया था इंडिया में। लॉर्ड रिपन ने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा ऊपर से फिल्टर होकर नीचे आए और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तो वो लॉर्ड रिपन ने सजेस्ट किया था। लेकिन जो इसको अप्लाई किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कब किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 में।
कहाँ से किया था? तो इन्होंने किया था राजस्थान के नरोरा विलेज से। इन्होंने जो सबसे पहले पंचायती राज के बारे में सोचा था, फॉर द फैमिली वेलफेयर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, इस पे वो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पंचायती राज में जो फर्स्ट टॉपिक इंक्लूडेड था वो था फैमिली वेलफेयर, यानी कि परिवार कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया गया था। फर्स्ट स्टेट इज राजस्थान, राजस्थान का नरोरा। सेकंड स्टेट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस समय इसके लिए जो रिपोर्ट दी थी वो बलवंत मेहता कमेटी ने दी थी और उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसके बिहाफ पे इसको अप्लाई किया गया था। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया सिटी की, तो सिटी में जो होता है वो होता है म्युनिसिपैलिटी और जो इसका हेड होता है वो होता है मेयर। इसमें भी इलेक्शन प्रोसेस होता है, इसको भी स्टेट कमीशन ही हेल्ड कराती है। तो ये हो गया हमारा पंचायती राज व्यवस्था का। अगर आप रेलवे देखते हैं या कोई भी सी ग्रेड का एग्जाम देखते हैं तो उसमें इस टॉपिक से 2 से 3 एग्जाम आएंगे। अगर आप फोकस करते हैं टीजीटी की तरफ सोशल साइंस से, तो इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 1 हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, राइटिंग मेरी बहुत खराब है, राइटिंग पे मत जाना, जो एक्सप्लेनेशन है उस पर फोकस करना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस पे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगी। तो जैसे मैं हर वीडियो के लास्ट में कहती हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, दूसरी बात ये कि इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। थैंक यू।